मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, जिसका एग्जाम आपका 2 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। अभी तक हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ पे 200 क्वेश्चंस लाए हैं। आज से सीरीज शुरू हो रही है फॉर मॉक टेस्ट, और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। जैसे एक वीडियो में आपको एक टॉपिक मिलेगा, लाइक पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनी ऑफ दीज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आज आपका लेक्चर 23, डे 1 फॉर दिस मॉक टेस्ट। सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड टुडे इज अ डे फॉर पॉलिटी। Which of the following languages were originally recognized by the Constitution as enacted on 26th of January 1950? कश्मीरी, मैथिली, कोंकणी। क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ था, रिपब्लिक डे जिसको बोलते हैं, उस दिन कौन कौन सी लैंग्वेजेस एनैक्ट कर दी गई थी? कश्मीरी, मैथिली और कोंकणी में से। 1 एंड 2, 2 ओनली, 3 ओनली। आपको इतना पता होगा कि मैथिली और कोंकणी किसी अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई थी, कुछ तो आइडिया होगा। तो कश्मीरी इज द राइट आंसर हियर। तो बता देते हैं आपको, 3 अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज से रिलेटेड, 21, 71 एंड 92। देखो 21 और 71 को ऐड कर लो तो 92 आता है, ऐसे याद कर सकते हो। तो 21 अमेंडमेंट, दैट इज 21st अमेंडमेंट में आपकी एक लैंग्वेज जोड़ी गई थी, ठीक है, दैट वाज सिंधी। सिंधी। फिर आता है आपका 71st अमेंडमेंट। 71st अमेंडमेंट में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था। फिर आता है आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, विच वाज बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, ठीक है। तो ये आपका है टोटल 3 अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। और इसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ था 96 अमेंडमेंट, विच वाज इन 2011। इस अमेंडमेंट में आपका पहले उड़िया हम लोग ऐसे लिखते थे, उड़िया, इसका बाद में नाम बदल के उड़िया कर दिया गया, उड़िया, ठीक है। तो वन ओनली इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। एस.एन. मुखर्जी was secretary of Constitution Assembly. Prem Bihari Narayan Raizada was calligrapher of Indian Constitution. The calligraphy of Hindi version of the original Constitution was done by Vasant Krishnan Vaidya. 3 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा पेयर सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ट्राई टू आंसर दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2 एंड 3 ओनली। देखो, एस.एन. मुखर्जी सेक्रेटरी नहीं थे आपके। एस.एन. मुखर्जी वाज नॉट द सेक्रेटरी। आपके सेक्रेटरी कौन थे? ही वाज H.V.R. Iyengar. H.V.R. Iyengar was the secretary to the Indian Constitution. Okay. प्रेम बिहारी रायजादा जो थे वो कैलीग्राफर थे आपके, और हिंदी कैलीग्राफी किसने की थी? आपके वसंत कृष्णन वैद्य, ठीक है। एस.एन. मुखर्जी फिर कौन थे? एस.एन. मुखर्जी आपके चीफ ड्राफ्ट्समैन। कौन थे? चीफ ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, चीफ ड्राफ्ट। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओथ और अफर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स bearers are mentioned in the third schedule of the Indian Constitution. हमें पता है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। सेकेंड में क्या है आपका? सैलरी एंड अलाउंसेस। थर्ड में आपका है ओथ। तो किसका किसका ओथ के बारे में मेंशन है थर्ड शेड्यूल में? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कोड्स नीचे लिखा है 1 3 2 ओनली, 3 ओनली, नन ऑफ अबव। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ आपका आंसर है नन ऑफ अबव। थर्ड शेड्यूल में इसमें से किसी के बारे में नहीं दिया हुआ है। तब किसके बारे में दिया है? आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिस्टर्स के बारे में। उसमें यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट हो गए, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, इलेक्शन कैंडिडेट फॉर पार्लियामेंट हो गए, एमएलएज हो गए, इलेक्शन कैंडिडेट फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स। उसके बाद आपका आता है टोटल, फिर आगे आपका कैग, ठीक है। ये कुछ दिए हुए हैं जिनके बारे में आपका थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है। इसमें से प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज फाइनल अथॉरिटी टू डिटरमाइन as to whether a particular matter falls under the residuary power or not? किसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है डिटरमाइन करने की कि जो भी पर्टिकुलर मैटर है वो रेसिड्यूरी पावर है कि नहीं? क्योंकि रेसिड्यूरी पावर किसके पास होती है? स्टेट के पास होती है कि सेंटर के पास होती है? चलो ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। 4 ऑप्शन है, स्पीकर, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
इन चारों में से किसके पास अथॉरिटी है कि किसी भी सब्जेक्ट को बता सके कि वो रेसिडेंसी पावर है? सो इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास फाइनल अथॉरिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के मामले में कौन सा सही है? दे आर मेंशन्ड इन द 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. It can be established in a state having scheduled tribe but not scheduled areas. Which of the following is correct? Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है आपका सी, बोथ 1 and 2, क्योंकि हमारे 5th शेड्यूल में मेंशन है और ऐसे स्टेट में लगाए जा सकते हैं हैविंग scheduled tribes but not scheduled areas. ठीक है, नेक्स्ट, consider the following statement in the context of Charter Act of 1853. Under the Act, the Governor General of Bengal was made Governor General of India. The Act provided for separate Lieutenant Governor for Bengal. It provided for separation of political and executive functions of Governor General Council. Which of the following are correct? Try to answer question number 6 here. So the right answer is 2 and 3. First गलत है. क्यों गलत है? सिंपल सा लिखा हुआ है कि 1853 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को. इट वाज 1833. रिमेंबर, रेस्ट टू आर राइट. द एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर बंगाल और अगला है प्रोवाइडेड फॉर सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल. नेक्स्ट, हु सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was a one party body? In the assembly was a congress and the congress was India. ठीक है, द असेंबली वॉज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया. ये किसने बोला था? बहुत ही रेडिकल स्टेटमेंट है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, चलो ट्राई टू आंसर दिस. ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते हो. इट वॉज सेड बाई ग्रैनविल ऑस्टिन. ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कि द असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो वन पार्टी बॉडी थी. ये एक ड्रॉबैक भी है. ठीक है, which of the following statements is incorrect with reference to anti defection law? एंटी डिफेक्शन लॉ के कंसिडरेशन में कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में मेंशन है? कमेंट सेक्शन में आप इसको डालो. A legislator's speech outside the legislature cannot be used to disqualify him against anti-defection law. Under this law, presiding officer of legislature must decide on a disqualification case brought to him within 6 months. 6 months और आउटसाइड द लेजिस्लेचर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे स्टेटमेंट आपका सही हो सकता है या गलत हो सकता है. तो क्या फाइंड करना है? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है. देखो, अगर कोई भी लेजिस्लेटर स्पीच दे रहा है, चाहे वो आउटसाइड दे रहा हो चाहे वो इनसाइड दे रहा हो, इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्वालीफाई हिम. ठीक है, तो पहला वाला तो आपका इनकरेक्ट है. ठीक, अगला है अंडर दिस लॉ लेजिस्लेचर 6 महीने के टाइम होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, ठीक है, कि वो डिस्क्वालिफिकेशन का केस सॉर्ट आउट कर दे. तो कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है. तो कौन सा सही होने वाला ऑप्शन? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हियर. ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. It provided the dominion status to India. The act also provided for establishment of federal court. The Indian legislatures were authorized to modify or amend the act. Which of the following statement are correct? Question number 9 is here on your screen. Try to answer this. देखो, it provided dominion status. सारा खेल ही dominion status का था. तो क्या dominion status मिल गया था हमको? dominion status नहीं मिला था. ठीक है, 1935 में dominion status नहीं मिला था. The act also provided for establishment of federal court. ठीक है भाई, फेडरल कोर्ट्स बनी थी. और थर्ड ऑप्शन देखो, आप थर्ड से ही थोड़ा एलिमिनेशन कर सकते हो कि मॉडिफाई या अमेंड करने की पावर जो है वो इंडियन लेजिस्लेचर्स को मिल गई थी. क्या भाई, ये पावर कैसे वो लोग इंडियन लेजिस्लेचर्स को दे सकते? ये सोनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी थी कि वो अमेंड या मॉडिफाई कर सके. तो थर्ड वाला तो आपका वैसे ही गलत हो गया. ठीक है, और सेकंड सही है, तो पहला वाला तो होगा नहीं. अगर पहला आपको पता भी नहीं है, सेकंड आपको पता है कि सही है. दैट्स इट, द आंसर इज 2 ओनली. Consider the following items: public order, banking, railway, agriculture, forest. Which of the following above items comes under union list in the Constitution of India? तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, इसमें कौन कौन से
आइटम्स हैं रेलवेज, बैंकिंग, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट। तो चलो एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करें। एग्रीकल्चर आपका स्टेट में है, आपको पता है एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी और डी तो चला गया। फॉरेस्ट भी आपका स्टेट में है, तो ऑप्शन बी भी आपका चला गया। सो लेफ्ट इज ओनली 2 and 3 ओनली। सो बैंकिंग एंड रेलवेज, ये दोनों आपका किसके पास है? सेंटर के पास है, ठीक है। आगे बढ़े। As per fifth schedule, who among the following is empowered to declare an area to be scheduled area? ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग यूपीएससी के एग्जाम्स में आता है, चाहे सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर कौन एम्पावर है किसी भी एरिया को स्केड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के लिए? गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, यूनियन होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? चार ऑप्शंस आपके पास है, ट्राई टू आंसर दिस। जो भी है वो कोई भी एरिया को डिक्लेयर भी कर सकता है इन चारों में से, और साथ ही साथ उस एरिया को बढ़ा सकता है, एरिया को कम कर सकता है, ठीक है। तो आपका कौन है वो? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके पास पावर होती है कि वो कोई भी एरिया को स्केड्यूल एरिया के अंदर नोटिफाई कर सकता है, इसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement is correct with reference to drafting committee of Indian Constitution? drafting committee के reference में कौन सा statement सही? It consists of 6 members. Bhimrao Ambedkar was appointed as constitutional advisor to the committee. Constitutional advisor to the committee. Drafting committee was set up on 28th of August 1947. None of above. Try to answer this question. देखो 6 मेंबर्स थे, टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल देयर वर 7 मेंबर्स। सबका नाम आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चेयरमैन को बना दिया हमने भाई, भीमराव अंबेडकर वाज चेयरमैन, सबको पता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ड्राफ्टिंग कमिटी वाज सेट अप ऑन 28th अगस्त, चलो ये फैक्चुअल है, इट वाज सेट अप ऑन 29th ऑफ अगस्त, ठीक है, 29 ऑफ अगस्त। तो नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर हियर। कौन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर? एक तो आपके भीमराव अंबेडकर हो गए। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पूछा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? ही वाज बी.एन. राव। बी.एन. राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और कौन था? आपके गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, ठीक है, मोहम्मद सदुल्ला, एन.एम. राव, और आपके थे टी.टी. कृष्णमाचारी थे, ठीक है। ये रिप्लेस किए थे किसको? ये पूछता है कि टी.टी. कृष्णमाचारी रिप्लेस्ड हुम, तो ये रिप्लेस किए थे आपके डीपी खेतान को। डीपी खेतान को, जो जिनकी डेथ के बाद आपके टी.टी. कृष्णमाचारी आ गए थे, ठीक है। और जो एन.एम. राव थे आपके नारायण माधव राव, ये भी आपके रिप्लेस किए थे किसको? बी.एल. मिटर को। बी.एल. मिटर को, ये मरे नहीं थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। बी.एल. मिटर ने रिजाइन कर दिया था, इनकी तबियत नहीं सही थी, तो उनको रिप्लेस कर लिया किसने? एन.एम. राव ने। टी.टी. कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया डीपी खेतान को, इनकी डेथ हो गई और इनकी तबियत थोड़ी गड़बड़ थी, ठीक है। Which amendment of the Constitution of India transfers the subject of education from state list to concurrent list? अब देखो एजुकेशन पे दोनों स्टेट और सेंटर दोनों काम कर सके, इसलिए स्टेट लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो किस अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज किया गया है? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो ट्राई टू आंसर कि हमारा राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन सा? चलो आर्टिकल तो पता ही होगा 21A है, लेकिन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है और व्हाट इज द ईयर फॉर इट? यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आपके एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा एक्ट इसमें से सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया था पहली बार? 92 का एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 या 1935? तो द एक्ट वाज 1919। 1919 के एक्ट ने पहली बार जो सेंट्रल का कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर, उसको थोड़ा सा लूजन अप किया था, ठीक है। इसकी वजह से सेपरेट कर दिए सेंट्रल और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स। लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट थी ना, वो सेंट्रलाइज और यूनिटरी ही थी, ठीक है। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस? कौन सा प्रोविजन आया था? पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्टफोलियो सिस्टम,
It nominated 4 Indians to Legislative Council of Viceroy, 1861. चलो, द आंसर फॉर दिस इज, चलो 3 ही ऑप्शन है यहाँ पे, आपके लिए कम हो गया. द आंसर इज 1 ओनली. खाली इशू करने की पावर जो है आपकी आई थी, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर, बाकी दोनों नहीं था. ठीक है, आगे बढ़े. The second schedule of Indian Constitution mentions which of the following? Second schedule. अभी हमने थर्ड schedule देखा था ओथ के बारे में. सेकंड आपका क्या है? सैलरी एंड अलाउंसेस है. तो सैलरी एंड अलाउंसेस में किसकी सैलरी और अलाउंस के बारे में सेकंड स्केड्यूल में मेंशन है? प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एक चीज तो पता है, थर्ड में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो आपका सेकंड में नहीं है ये चीज. ठीक है, तो थर्ड आप साफ साफ काट दो. थर्ड किस किस ऑप्शन में है वो आप काट सकते हो. ठीक है, बचा आपका 2 ऑप्शन. अब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो दोनों ही स्केड्यूल में है, थर्ड में भी है और सेकंड में भी है, तो फोर्थ तो होने वाला है. तो आंसर 1, 2 एंड 4. स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये है आपके जिनके सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में सेकंड स्केड्यूल में मेंशन है. आगे बढ़े. Which of the following amendments have added the schedule in Indian Constitution? Indian Constitution में कौन कौन सा amendment schedule ऐड किया था? Second amendment, 52nd amendment, 73rd amendment, 74th amendment. Try to answer this question. 11th schedule जो पंचायती राज के बारे में है, वो किस amendments एक्ट हुआ था? ऐड हुआ था 73rd से. 74th वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में है, 12th. ठीक है, और हमारा 52nd अमेंडमेंट से एक्ट ऐड हुआ था एक स्केड्यूल 9. ठीक है, तो टोटल आपके 3 दिख रहे हैं. सेकंड अमेंडमेंट कोई स्केड्यूल नहीं ऐड हुआ था. टोटल कितने स्केड्यूल्स हैं? कमेंट बॉक्स में डालो कि टोटल कितने स्केड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. ठीक है, सो आंसर हियर इज 2, 3 एंड 4 ओनली. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पॉइंट्स दिए हुए हैं. Originally, the total strength of constitution was 389. Representative of princely states were nominated by the heads of princely states. कौन सा इसमें से सही है? क्वेश्चन नंबर 18 here. तो 389 स्ट्रेंथ थी. जी हाँ, the strength was 3. और जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स थे जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स का, वो प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते थे. तो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर हियर. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. महात्मा गांधी एंड M.A. Jinnah were not the members of Constitution Assembly. Which of the following is are correct? Question number 19. पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी. चलो, जिन्ना का नाम आया है तो एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन पूछते हैं जो मैक्सिमम लोग गलत कर देते हो, कि जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, मुस्लिम लीग, उसको फॉर्म किसने किया था? ठीक है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किसने किया था, वो एंड व्हेन. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन. किसने और कब किया था? ठीक है, तो जी हाँ, वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी. गांधी और जिन्ना दोनों ही मेंबर नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो दोनों स्टेटमेंट सही है. बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑन November 26, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in assembly. This resolution was unanimously adopted by the assembly on 22nd of January 1947. Which of the following is are correct? Try to answer this. तो आपको पता है कि 26 नवंबर को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था. बस ये 46 नहीं था, 49 था, राइट. लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो आया कब था? 26 नवंबर को आया था कि कोई और डेट थी? कुछ याद आ रहा है? इट वॉज 13th of December 1946 को आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, और ये जो है
अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो बोथ स्टेटमेंट्स हियर आर द राइट वंस। क्लियर है? चलो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। हमने थर्ड स्केड्यूल का देखा है, ठीक है। अब सेकंड स्केड्यूल में कौन कौन मेंशन है, सेकंड स्केड्यूल में किसकी किसकी सैलरी एंड अलाउंसेस मेंशन है, ट्राई टू आंसर दिस। चलो हमारे साथ रिवाइज कर लो एक बार आप। एक तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट इज मेंशन इन द सेकंड स्केड्यूल। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। चेयरमैन कौन होते हैं हमारे, वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ठीक। उसके बाद कौन आता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके बाद कौन आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। दीज आर द पीपल जिनके बारे में सेकंड शेड्यूल में मेंशन है सैलरी एंड अलाउंसेस। थर्ड शेड्यूल में कौन कौन है हमने पहले ही देखा है, ठीक है। चलो बताओ सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स मेंशन है, ट्राइबल एरियाज मेंशन है ना, कि सिक्स शेड्यूल क्या होता है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट मेंशन है, देयर आर टोटल ऑफ 4 स्टेट्स। हम इसको याद कर लेते हैं ना, AMTM से। ए से तो असम हो गया, ठीक है। देन कम्स M which is for मेघालय, देन कम्स T for त्रिपुरा एंड लास्ट इज M for मिजोरम, ठीक है। मणिपुर कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम आर द 4 स्टेट्स हियर, ठीक है। हमने पढ़ा था एंटी डिफेक्शन, वो कौन से स्केड्यूल में है, इट इज अंडर 10th शेड्यूल, ठीक है। 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज है। टोटल कितने शेड्यूल है मैंने पूछा था पहले आपसे, देयर आर टोटल ऑफ 12 शेड्यूल्स, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में विद द क्वेश्चंस ऑफ अनदर टॉपिक फॉर EPFO। टिल देन subscribe to my channel and if you are liking this video kindly hit the like button and share the videos with all those जो 2 जुलाई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।